मॉर्निंग। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं श्री जगदीशन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर्स के अंतर्गत हमने जो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था और इसी क्रम में आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, अर्थात श्वसन की कार्य की। तो देखिए बच्चों, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन की कार्य की, इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि श्वसन क्या है, कितने प्रकार से होता है, कौन कौन से श्वसनांग होते हैं और श्वसन प्रक्रिया संबंधित कुछ क्षमताएं हैं, उसका आयतन है और फिर श्वसन प्रक्रिया है कि श्वसन किस प्रकार से होता है, ठीक है, और किस किस स्तर पर होता है। तो इस पूरे एक टॉपिक के अंतर्गत हम इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें अपन आज सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में चर्चा करेंगे रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। देखिए बच्चों, श्वसन क्या है? श्वसन सामान्य तौर से हम यही सोचते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, यही क्या है? एक श्वसन प्रक्रिया है। जबकि ऐसा नहीं है। सांस लेना और सांस छोड़ना जो है वह श्वसन क्रिया की केवल एक स्टेप है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं क्या? गैसीय विनिमय, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? बाह्य गैसीय विनिमय, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि श्वसन क्या है। तो श्वसन से अभिप्राय क्या है? देखिए कि हमको यह मालूम है कि कोई भी जीव जो है वह जीवित रहने के लिए कुछ निश्चित जैविक क्रियाएं व्यक्त करता है और वे जैविक क्रियाएं हैं जैसे कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है। ये वे जैविक क्रियाएं हैं जो कि किसी जीव के लक्षणों को व्यक्त करती हैं, या यूं कहूँ कि किसी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन जैविक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो इसी में श्वसन प्रक्रिया भी है। तो श्वसन क्या है कि श्वसन एक वह जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव वायुमंडल से वायु या यूं कहें ऑक्सीजन ग्रहण कर और उसे कहाँ रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका या ऊतक तक पहुंचाता है और वहां पर उपस्थित जो भोजन से प्राप्त पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या कहता है? ऑक्सीकरण किया जाता है और उसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और CO2 का भी उत्पादन होता है। तो यह एक प्रक्रिया जो है, या यूं कहूं कि यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है, यह क्या कहलाती है? श्वसन प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा और शॉर्ट में बोले कि श्वसन एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर उसे शरीर के प्रत्येक ऊतक एवं अंग तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो श्वसन की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब परिभाषा के बाद थोड़ा सा अपन को डिटेल से बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी श्वसन प्रक्रिया जो है वह किसके अंतर्गत होती है? श्वसन तंत्र के माध्यम से होती है बच्चों। किसके माध्यम से होती है? श्वसन तंत्र के माध्यम से होती है। और श्वसन तंत्र का जो प्रारंभ है हम जानते हैं कहाँ से? नासिका छिद्र से होता है, ठीक है। और नासिका छिद्र से नासिका गुहा, श्वसन नली से फेफड़े और फिर अंततः वह कहाँ? फेफड़ों के अंतर्गत पहुंचती है और फेफड़ों के अंतर्गत उपस्थित इसकी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसे अपन कहते हैं क्या? वायुकूपिका, ठीक है। तो ये वायुकूपिका श्वसन तंत्र की क्या होती है? संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो अंततः जो ऑक्सीजन है बच्चों वह कहाँ पहुंचती है, इस श्वसन तंत्र के अंतर्गत वायु कोशिकाओं में पहुंचती है, और यहां से जो ऑक्सीजन है बच्चों वह रक्त परिवहन के माध्यम से, किसके माध्यम से, रक्त परिवहन के माध्यम से अंततः कहाँ, ऊतक व कोशिकाओं तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये तो एक प्रक्रम है जिसके माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो वहां पहुंच रही है। अब यहां पर क्या है, हम जानते हैं कि जो पाचन क्रिया होती है, ठीक है, तो पाचन क्रिया हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। तो पाचन क्रिया से जो पचित पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, पचित जो पोषक पदार्थ होते हैं, ये पचित पोषक पदार्थ भी कहाँ उपस्थित होते हैं बच्चों, कहाँ तक पहुंच जाते हैं, वही रक्त परिवहन के माध्यम से। ठीक है, वही किसके माध्यम से, रक्त परिवहन के माध्यम से कहाँ पहुंच गए, पहुंचाए जाते हैं, ऊतक व कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। और इधर श्वसन तंत्र के माध्यम से भी ऑक्सीजन को जो है रक्त परिवहन के माध्यम से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, ऊतक व कोशिकाओं तक पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पर उपस्थित ये जो इन कोशिकाओं के अंतर्गत उपस्थित पोषक पदार्थ जो होते हैं, उपस्थित का जो ये पोषक पदार्थ हैं, इनका इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण से क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और ऊर्जा किसके रूप में होगी बच्चों, एटीपी के रूप में होगी। और CO2 व H2 का भी यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है। और CO2 को तो जो है वही इस श्वसन तंत्र के माध्यम से गैसीय विनिमय क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और O2 को जो है काम में ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये श्वसन प्रक्रिया जो है हमारे शरीर के अंतर्गत संपन्न होती है। ठीक है, जिसको कि मैंने परिभाषिक तौर में आपको व्यक्त किया था कि श्वसन एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव वायुमंडल से वायु ग्रहण कर या ऑक्सीजन ग्रहण कर उसे प्रत्येक कोशिका एवं ऊतक तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उपस्थित पचित पोषक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहता है, अपघटन कहता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है और साथ में CO2 भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस संपूर्ण क्रिया को अपन क्या कहते हैं बच्चों, श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं ये पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। ये हमको आना जरूरी है, ये पूरा एक तरह से हमारे दिमाग में इसका जो फंडा है ये क्लियर होना चाहिए, तब जाकर हम एक एक स्टेप को आगे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ एक तरह से श्वसन की परिभाषा और श्वसन का थोड़ा सा परिभाषा का विस्तार। अब देखिए बात करते हैं कि यह श्वसन प्रक्रिया जो है वह दो प्रकार से होती है, या श्वसन जो है वह कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक है आपका ऑक्सीकारी, ठीक है, या ऑक्सीश्वसन, और दूसरा है बच्चों आपका क्या, अनऑक्सीश्वसन। दो प्रकार हो गए, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन को अपन कहते हैं क्या, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको अपन कहते हैं बच्चों एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दो प्रकार से होता है। तो देखिए पहले बात करते हैं ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन से मतलब है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत O2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बच्चों, O2 की उपस्थिति में पोषक पदार्थों का अपघटन कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और साथ में CO2 का भी क्या होता है, उत्पादन होता है। आया समझ में, इट मींस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रक्रिया या जो श्वसन क्रिया हो रही है वह क्या कहलाती है, ऑक्सीश्वसन कहलाती है।
और इस ऑक्सीजन के अंतर्गत एटीपी के अलावा अर्थात ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ CO2 का भी क्या होता है, उत्पादन होता है। और यह ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो है वह लगभग सभी जीवों के अंतर्गत पाई जाती है, लगभग सभी जीवों के अंतर्गत देखी जाती है। दूसरी बात कर रहे हैं अपन क्या, अनऑक्सीजन। तो ठीक है बच्चों, अनऑक्सीजन इट मींस वह श्वसन प्रक्रिया जो कि क्या बच्चों, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इट मींस अनुपस्थिति में संपन्न होती है। और इस श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत ऊर्जा का उत्पादन तो होता है, बहुत कम होता है, और इसके अंतर्गत जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो होता है बच्चों कौन सा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक अम्ल प्लस या यूं कहेंगे और एल्कोहल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल जैसे पदार्थों का, कौन सी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, कौन सी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जैसे पदार्थों का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ बच्चों, अनाक्षी श्वसन। इट मींस श्वसन क्रिया जो है वो कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो गया, अनॉक्सीजन। और यह प्रक्रिया जो है इट मींस अनॉक्सीजन जो है यह प्रक्रिया किस किस के अंतर्गत होती है बच्चों, जीवाणुओं के अंतर्गत होती है। ठीक है, जो कौन से एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कौन से अवायवीय या अनॉक्सीय जो जीवाणु होते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है, अनॉक्सीजन होता है। प्लस यीस्ट के अंतर्गत जो है इस प्रकार का श्वसन देखा जाता है। प्लस ये कह सकते हैं जो परजीवी होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं बच्चों, परजीवी। और परजीवी भी कौन से, जो अंतः परजीवी होते हैं, उन जीवों के अंतर्गत अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया देखी जाती है और उनके अंतर्गत यह अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो यह हुआ आपका क्या, श्वसन दो प्रकार का। अब देखिए आगे बात करते हैं कि गैसीय विनिमय की प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है, श्वसन जो है वह गैसीय विनिमय की प्रक्रिया के आधार पर इसका दो प्रकार बताए गए हैं। इट मींस गैसीय विनिमय के आधार पर प्रकार, गैसीय विनिमय के आधार पर प्रकार। ठीक है, तो गैसीय विनिमय के आधार पर बच्चों दो प्रकार हैं। एक तो है आपका जलीय श्वसन, ठीक है, जलीय श्वसन जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में एक्वेटिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरा है आपका बच्चों कौन सा, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। और वायु श्वसन को अपन कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये दो प्रकार सा श्वसन जो है गैसीय विनिमय के आधार पर होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर जलीय श्वसन की। देखिए बच्चों, ये हम जानते हैं कि हमारे इस जैव मंडल के अंतर्गत, जैव तंत्र के अंतर्गत, जो अगर हम संख्या के बारे में बात करें, जैव विविधता के बारे में बात करें, तो सर्वाधिक जो है जलीय जीवों के अंतर्गत जैव विविधता देखी जाती है। उनकी संख्या भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव मंडल के अंतर्गत। ठीक है, तो जब सर्वाधिक मात्रा में जलीय जीव इस जैव तंत्र के अंतर्गत पाए जा रहे हैं तो उनके अंतर्गत श्वसन प्रक्रिया भी संपन्न होगी। तो जो जलीय जीव होते हैं बच्चों, कौन से, जो जलीय जीव होते हैं, उन जलीय जीवों के अंतर्गत कौन सा श्वसन पाया जाता है, जलीय श्वसन पाया जाता है। और ये जो जलीय जीव हैं ये जल के अंतर्गत, ठीक है, जल में उपस्थित जो घुलित क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन होती है, उसके द्वारा ये जलीय जीव जलीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न
करते हैं। ठीक है, तो जलीय जीव जो होते हैं वे जल के अंतर्गत उपस्थित घुलित ऑक्सीजन के द्वारा इस श्वसन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? जलीय श्वसन कहते हैं। जबकि जो स्थलीय भाग पर, या यूं कहूं कि जल के अलावा जो जीव जहां पाए जा रहे हैं, उनके अंतर्गत वायवीय श्वसन होता है, पल्मोनरी श्वसन होता है। ठीक है, और ये वायुमंडल से क्या O2 ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुआ गैसीय विनिमय के आधार पर श्वसन के प्रकार। इसके बाद इसमें हमारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थात श्वसनांग। ठीक है, तो देखिए बच्चों, संपूर्ण जैविक तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं, ये हम यहां पर एक बार चर्चा करते हैं कि कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले श्वसन प्रक्रिया जो है वह बात करते हैं सामान्य शरीर सतह से। सामान्य शरीर सतह से, यह सामान्य शरीर की सतह। इट मीन्स कुछ प्राणियों के अंतर्गत जो है बच्चों, कुछ जीवों के अंतर्गत जो है, जो जीव की बाह्य सतह होती है, जो सरफेस होती है, वह सरफेस भी जो है किसकी तरह काम करता है? श्वसन अंगों की तरह कार्य करते हैं बच्चों। अर्थात जो जीव की बाह्य सतह होती है, वह जीव की बाह्य सतह डायरेक्ट बाह्य वातावरण से गैस का क्या करते हैं? विनिमय करते हैं, और उसके द्वारा ही जीव के अंतर्गत क्या होती है? श्वसन प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल तौर से देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि प्रोटोजोआ, ठीक है, अर्थात एक कोशिकीय जीव, प्रोटोजोआ को अपन क्या कहते हैं बच्चों? एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ के अलावा रोटिफर्स, ठीक है, रोटिफर्स के अलावा जैसे कि पॉरीफेरा, जैसे कि सीलेंट्रेटा, इन वर्ग के जीवों के अंतर्गत अगर हम देखें तो देखिए बच्चों, इनमें क्या होता है? बाह्य सतह के द्वारा ही श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि प्रोटोजोआ में आपने देखा होगा कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वे एक कोश के जीव होते हैं। तो इन एक कोश के जीव का जो सबसे बाह्य आवरण होता है वो किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, अर्थात किसका होता है? पीएम का होता है। तो यहाँ ये पीएम जो है यह एक श्वसन अंग की तरह कार्य करती है, और यह बाह्य वातावरण के अंतर्गत उपस्थित जो O2 होती है उसे गैसीय विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है? अंदर ले लेती है, और जो इसके अंतर्गत CO2 का उत्पादन होता है उसे बाहर ये क्या कर देती है? विसरित कर देती है। ठीक है, तो एक कोश के जीवों में हो गया। ऐसे ही रोटिफेरा या रोटिफर्स जो होते हैं, ऐसे ही पॉरीफेरा, ठीक है, जो कि पहले क्या होते हैं? बहुकोश के स्तर के प्राणी होते हैं। सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा जैसे कि हाइड्रा, पॉरीफेरा के स्पॉन्जिलास, ठीक है, ये सारे प्राणी हैं। तो इनके अंतर्गत भी ये सभी क्या है बच्चों? जलीय जीव ही है, और इनके अंतर्गत भी क्या होता है कि बाह्य वातावरण से ये क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं और अपनी श्वसन क्रिया को संपन्न कराते हैं। इसी प्रकार से अगर और उच्च स्तर के प्राणियों के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि अपने उभयचर प्राणियों में मेंढक है, ठीक है, तो मेंढक जब शीत निष्क्रियता के अंतर्गत जाता है
तो शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता के अंतर्गत जाता है, तो क्या होता है बच्चों, वह अपनी रेस्पिरेटरी रेट क्या कर देता है, एकदम डाउन कर देता है, और वह क्या करता है, जो उसकी त्वचा होती है उस त्वचा के द्वारा भी वह उपस्थित O2 को कुछ मात्रा में क्या करता है, ग्रहण करता है, अर्थात उनके अंतर्गत भी त्वचीय श्वसन प्रक्रिया पाई जाती है, या यूं कहूं कि सतह श्वसन प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक श्वसनांग हुआ सामान्य सतह के द्वारा श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, अर्थात जीव की जो बाह्य सतह होती है वह भी एक श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। इसके बाद देखिए कौन से श्वसन अंग होते हैं। इसके बाद अगले श्वसन अंग के बारे में बात करें तो वो है बच्चों क्या, गिल्स। गिल्स गलफड़े। तो देखिए बच्चों, जलीय जीवों में, किनमें, जलीय जीवों के अंतर्गत। ठीक है, जलीय जीवों के अंतर्गत जो श्वसन अंग होता है, मुख्य श्वसन अंग होता है, वह क्या होता है, गिल्स होते हैं। जैसे कि जो भी मछलियां हैं, सभी मछलियों के अंतर्गत जो श्वसन प्रक्रिया है वह किसके द्वारा संपन्न होती है, गिल्स के द्वारा होती है। ये गिल्स जो होती हैं ये क्या करते हैं, जल के अंतर्गत उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, उसे गैसीय विसरण क्रिया के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, और जो जीव के शरीर के अंतर्गत उत्पन्न हुई CO2 जो होती है उसको बाहर वही गैसीय प्रक्रिया के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुए बच्चों, गिल्स हुए। तो गिल्स जो है जलीय जीवों के अंतर्गत, एनेलिडा के अंतर्गत, मोलस्का के अंतर्गत, क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले श्वसनांग के रूप में वायु नलिका। क्या बच्चों, वायु नलिका, जिसे अपन कहते हैं क्या, ट्रैकियल ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्रैकियल ट्यूब। तो देखिए बच्चों, कुछ जीवों के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि कीट व स्पाइड्स। किनको अंतर्गत, कीट व स्पाइड्स। ठीक है, तो कीट में जैसे कि एग्जांपल ले लें अपन, जैसे कि बच्चों आर्थ्रोपोडा वर्ग के, जैसे कि हम सबसे एक जीता जागता साधारण ले लें क्या, बिच्छू। ठीक है, स्कॉलियोडॉन। तो बिच्छू के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि ये वायु नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये वायु नलिका किस प्रकार से, ये इस प्रकार से होती है, माना कि ये जीव की बाह्य सतह है, तो बाह्य सतह पर इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र से जुड़ी होती है एक नलिका। ये नलिका जो है अंदर जाकर जीव के शरीर के अंतर्गत इस प्रकार से क्या हो जाती है बच्चों, शाखित हो जाती है, और शाखित होकर जीव के विभिन्न अंगों तक क्या, गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं बच्चों, वायु नलिकाएं। तो वायु नलिकाएं जो हैं ये इन कीटों के अंतर्गत, स्पाइड्स के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो कि वायुमंडल से क्या, ऑक्सीजन या वायु ग्रहण करके ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और ये डिटेल से जब हम बिच्छू पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, डाइवर्सिटी के अंतर्गत, वहां इसको और डिस्कस देखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ केवल क्या देख रहे हैं, श्वसनांग देख रहे हैं कि जीवों के अंतर्गत कौन कौन से श्वसनांग देखे जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे विकसित जीव होते हैं उनके अंतर्गत पाए जाते हैं बच्चों क्या, फुफ्फुस, या जिनको अपन कहते हैं लंग्स कहते हैं। ठीक है, तो लंग्स विकसित वर्ग के प्राणियों के अंतर्गत देखे जाते हैं। मूल रूप से हमारे जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंतर्गत जो है लंग्स पाए जाते हैं, और इन लंग्स के द्वारा जो है ये बाह्य वायुमंडल से वायु को अंदर भरा जाता है, अर्थात फेफड़ों के अंतर्गत भरा जाता है। वहां गैसीय विनिमय प्रक्रिया के द्वारा उस ऑक्सीजन को रक्त परिवहन के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है और श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो अगला इसमें हो गया क्या बच्चों, फुफ्फुस या लंग्स। इसके अलावा कुछ और भी सहायक श्वसन अंग पाए जाते हैं बच्चों। ये तो कौन से थे, मुख्य
श्वसन अंग थे, ठीक है। लेकिन कुछ जीवों के अंतर्गत सहायक श्वसन अंग भी देखे जाते हैं। तो सहायक श्वसन अंग के रूप में जैसे कि बात करें अपन बच्चों, जैसे कि क्या, वायु आशय, क्या, वायु आशय। तो देखिए बच्चों, मछलियों के अंतर्गत देखा जाता है, किनमें, मछलियों के अंतर्गत क्या होते हैं, वायु आशय पाए जाते हैं। तो ये वायु आशय जो है क्या करते हैं बच्चों, बाहर से वायुमंडल से वायु इन वायु आशयों के अंतर्गत भर लेते हैं। कब, जल की सतह पर ऊपर आकर ये क्या कर लेते हैं, वायुमंडल से अंदर वायु आशयों के अंतर्गत भर लेते हैं, और उसके बाद इन वायु आशयों के अंतर्गत भरी जो वायु होती है उसके अंतर्गत जो उपस्थित O2 होती है, उस O2 को यह श्वसन क्रिया में थोड़ा बहुत क्या उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सहायक के अंतर्गत वायु आशय। इसी प्रकार से मुख गुहा, मुख गुहा किसके अंतर्गत, जैसे कि मेढक, मेढक के अंतर्गत क्या, मेढक की जो मुख गुहा होती है बच्चों बड़ी श्लेष्मीय होती है, ठीक है। तो श्लेष्मीय होने के कारण और उसकी जो आंतरिक एपिथेलियल लेयर होती है वो क्या करती है कि मुख गुहा के अंतर्गत जब वायु पहुंचती है तो वह भी विसरण क्रिया के द्वारा श्वसन क्रिया के अंतर्गत काम में ले ली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो क्या कहते हैं सहायक श्वसन अंग है, वह एक बात करते हैं आंतरिक एपिथेलियम, किसके अंतर्गत, सिलुराइड्स के अंतर्गत। सिलुराइड्स एक मछली होती है बच्चों एक प्रकार की, कौन सी मछली, सिलुराइड्स जो मछलियां होती हैं, उन सिलुराइड मछलियों के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, जो आंतरिक एपिथेलियम होती है, क्या, आंतरिक एपिथेलियम जो होती है, ये आंतरिक एपिथेलियम भी क्या कर लेती है, वायु को अवशोषित कर लेती है या ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि श्वसन क्रियाओं के अंतर्गत काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर ये हमारा जो एक टॉपिक था, कौन सा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थात श्वसन अंग, ये यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वह है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए बच्चों, इस फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।